दोस्तों ये कहानी एक लड़की की होती है जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जब वो ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल पहुंचने के बाद जो उसका पति होता वो एक नंबर का शराबी होता है। दोस्तों वो शराब बहुत ज़्यादा पीता और सुहाग रात वाले दिन वो सेक्स वर्धक दवाइयाँ खा के पत्नी से इस तरह मिलता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो एक ही दिन नहीं, हर रोज इसी प्रकार से मिलता था। पत्नी लास्ट में तंग होके अपनी सास से कहती है और सास भी उसे ताना मारती है, तो इसी बीच में वो फिर उससे तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद में अकेले जीवन गुजारने लगती। और लगभग जब 5 साल बाद उस पति से दोबारा मिलती है तो उसका पति ऑटो चला रहा होता है। पति बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका होता है। दोस्तों ये दुख भरी कहानी है। दोस्तों इमोशनल कर देने वाली कहानी है, किस तरह उस लड़की पर ससुराल में अत्याचार हुए जिससे उसने अपने पति से तलाक ले लिया और एक ऐसी हस्ती बन के सामने आती है जो पति मिलता है जब देख के उसे रोता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन दोस्तों वो माफ़ नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। आप सुन रहे कहानी जो दिल को छू जाए। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक लाइक भी कर दें, बाद में आप कहानी की भावनाओं में खो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जिसमें एक परिवार रहता है। बेहद गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है। दोस्तों परिवार गरीब था, माता पिता गरीब थे, इसलिए कई जगह वो रिश्ता देखने जाते हैं अपनी लड़की के लिए, रेखा के लिए। और दोस्तों वहाँ पर उनसे मोटी रकम यानी कि दहेज मांगा जाता है, जिस वजह से वो वापस लौट आते। रेखा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दोस्तों वो गरीब थी, इसलिए उसका रिश्ता कहीं भी नहीं लग रहा था। रेखा के पिताजी सोचते हैं बेटी जवान है, कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता देख करके इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन लड़के वाले जो होते हैं इतना सारा दहेज मांगते हैं कि उसका रिश्ता नहीं हो पाता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। एक समय जब होता है जब उस लड़की की यानी कि रेखा की बुआ आती हैं। बुआ उसकी दिल्ली में रहा करते थे, वहाँ से घूमने फिरने आती हैं। कुछ दिन वो बुआ रेखा के घर पे रुकती हैं और रुकने के बाद में दोस्तों रेखा काफ़ी घुल मिल जाती है बुआ से, हंसी मजाक करती है, बोलती बतलाती है। उसके बाद में जो रेखा के पिताजी होते हैं वो भी रेखा की बुआ से कहते हैं कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों कुछ ही समय बीतता है कि बुआ एक रिश्ता बताती हैं, कहती हैं लड़का शहर में रहता है, बिजनेसमैन है, अच्छा कमाता है, आप अगर रिश्ता करो तो देख लो। दोस्तों जो रेखा के पिताजी होते हैं वो जाते हैं, देख दाख के आते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। एक तारीख रखी जाती है और उस तारीख को शादी पक्की कर दी जाती है। दोस्तों समय धीरे धीरे पास आ रहा था, शादी की तारीख आ जाती है, बारात दरवाजे पर आ जाती है, रिश्तेदार सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। दोस्तों रेखा के भी मन में बहुत सारी खुशियां होती। दोस्तों हर लड़की के मन में एक अरमान होता है कि उसका पति एक राजकुमार बन के उसके घर पे आए और उसके सपनों का राजकुमार ही उसे मिले, इस तरह के रेखा के भी अरमान थे। लेकिन दोस्तों जो लड़का होता है वो गाड़ी में बैठा रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि लड़के को ले आओ, जयमाला के लिए लड़के को ले आओ, लेकिन लड़का होता है वो गाड़ी में बैठा रहता है, कोई लड़के को लाता नहीं है। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा कहा जाता है तो बाराती वाले कहते हैं लड़के को अभी मैं ला रहा हूँ, अभी आ रहा है लड़का, इस तरह की बात करते हैं। और समय बीतने लगता है। जब बाराती वाले जाते हैं लड़के को देखने तो उधर से एक व्यक्ति आता है और वो कहता है लड़का बहुत ज़्यादा नशे में है, खड़े होने के हालात में नहीं है, इसलिए वो जयमाला पे नहीं आ रहा है। दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि लड़का शराबी होता है। उसके बाद में जब रेखा देखती है कि इसने आज बारात वाले दिन इतनी दारू पी रखी है, जब इसने आज ये हाल कर रखा है तो शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा और मेरा क्या करेगा। रेखा होती है वो साफ मना कर देती है शादी से, कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों रेखा के पिताजी बेहद ज़्यादा गरीब होते हैं, तो वो कहते रेखा से बेटी मेरी इज्जत का सवाल है, बारात दरवाजे पे आ चुकी है,
अगर तुम मना कर दोगी तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। दोस्तों तरह तरह से समझाते हैं तो रेखा मान जाती है। और उधर उसी गांव में पास में डॉक्टर थे तो वो कुछ दवाई देते हैं लड़के को, जिससे उसका नशा कम हो जाता है। उसके बाद में वो लड़का आता है, जयमाल डालता है और शादी होती है। शादी होके जब रेखा दूसरे दिन अपनी ससुराल पहुंच जाती है, दोस्तों सुहाग रात वाले दिन रेखा लगभग शाम को बैठी होती है अपने बेड पर और सुहाग रात वाले दिन अपने पति का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों रात के लगभग 11 बजे होते हैं और उसके कमरे का गेट खुलता है तो वो देखती है कि उसका पति ही है। और दोस्तों वो अंदर से कुंडी लगाता है और हिलते डुलते चलता है, यानी कि रेखा देखती वो बहुत ज़्यादा नशे में है और कुछ उसने दवाइयाँ भी ले रखी होती है। वो रेखा से कुछ भी बात नहीं करता है और सीधा उस पर टूट पड़ता है और टूटने के बाद में उसे नोचता है, उससे प्यार वगैरह करता है। लेकिन दोस्तों कहे तो वो प्यार नहीं था, बस हवस थी, वो पूरा करता है। दोस्तों रात बीत जाती है। सुबह जब रेखा थोड़ा लंगड़ा के चल रही होती है तो उसकी सास देखती है और देखने के बाद पूछती है कि बहू तुम लंगड़ा क्यों रही हो। तो वो रात की सारी बात बता देती है तो सास कुछ नहीं कहती है। दोस्तों दूसरा दिन बीतता है, फिर रात होती है। तो उस दिन भी जो रेखा का पति होता है, उसका नाम मैं बता दूं सुरेश होता है। सुरेश फिर दारू पी के आता है और दवाइयाँ खा के आता है और दोस्तों उसी तरह रेखा से ना बोलता है ना बतलाता है और सीधा उस पर टूट पड़ता है। दोस्तों समय गुजरने लगता है धीरे धीरे। दोस्तों 2-4 दिन गुजरते हैं तो वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है जो मेरा पति सुरेश है वो जानवरों से बदतर मेरे साथ सलूक करता है। शाम को एक तो बहुत ज़्यादा दारू पी के आते हैं और दूसरी बात ये जोशवर्धक दवाइयाँ भी खा के आते हैं, जिससे मुझे जानवरों की तरह नोचते हैं। सास कहती है कि नोचेगा नहीं तो क्या करेगा, ना तो तू दहेज लेके आई है ना ही कुछ नकदी लाई है। ये तो शुक्र है जो मैंने तुझे बहू के रूप में कबूल कर लिया, अन्यथा और कोई होता तो शायद तुझसे शादी भी नहीं करता। इस तरह ताने मारने लगते। दोस्तों अब ताने के सिलसिला चलते रहते, दिन में ताने और रात को सुरेश उसे नोचता रहता। दोस्तों कुछ ही समय गुजरता है कि रेखा का भाई आता है। दोस्तों जब रेखा का भाई आता है तो रेखा उसके गले से लिपट के रोती है और बहुत ज़्यादा रोती है। तो उसका भाई पूछता है कि बहन क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। तो रेखा उससे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अपने घर जाऊंगी, मायके जाऊंगी, पिताजी से कह देना कि मुझे यहाँ नहीं रहना। दोस्तों इस तरह जब उसका भाई सुनता है तो वो सारी बात जाके अपने घर पे बताता है और घर पे बताने के बाद में जब उसके पिताजी आते हैं उससे मिलने के लिए तो पिताजी से कहती है कि पिताजी जिससे तुमने शादी की ये एक आदमी नहीं, ये एक राक्षस है और मुझे रोज रात को नोच के खाता है। वो सारी सच्चाई अपने पिताजी को बता देती है। उसके बाद में दोस्तों पिताजी से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे इससे तलाक चाहिए। उसके बाद में पिताजी कहते हैं कि बेटी हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर तुम घर पे रहोगी तो लोग तरह तरह के ताने मारेंगे, इसलिए तुम यहीं पे रहो, जैसे भी बने तो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर काटो। दोस्तों रेखा कहती है मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी, ऐसी बात है तो मैं आपके साथ गांव भी नहीं चलूँगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं कहीं भी अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। इस तरह रेखा कहती है और उसके बाद में तलाक के कागज़ लेके कोर्ट में पहुँच जाती है और कुछ समय बीतता है। दोस्तों उसकी तलाक हो जाती है और तलाक होने के बाद में रेखा अपने दिल्ली वाली बुआ के यहाँ पहुँच जाती, क्योंकि उस बुआ ने ही शादी कराई थी और उस बुआ से रेखा की अच्छी पड़ती है। जब रेखा वहाँ पहुँच जाती है तो सारी बात बुआ को बताती है कि वो नशेड़ी है और जोशवर्धक दवाई खा के मुझे पूरी रात नोचता है, जानवरों को जैसा सलूट करता है और मुझसे प्यार से दो बात तो कभी करता ही नहीं। और दिन में जो सास है उनके परिवार वाले हैं वो मुझे ताना मारते। उसकी बुआ कहती है, हालांकि बुआ उसकी सारा कुछ जानती थी कि वो लड़का नशा करता है, दारू पीता है, लेकिन दोस्तों रेखा के घर वाले गरीब थे और इधर जो सुरेश होता है वो अच्छे पैसे वाला होता है, उसका बिजनेस होता है, बस उसमें कमी ये होती है कि वो दारू पीता है। बुआ सोचती है उसकी शायद सुरेश की शादी हो जाए तो ये सुधर जाएगा, इसलिए रेखा की शादी वो सुरेश से करा देती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है। रेखा बुआ से कहती है एक काम करो, जिंदगी गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुम मुझे सिलाई मशीन ला दो, क्योंकि मैं सिलाई और कढ़ाई जानती हूँ,
ब्यूटी पार्लर का भी काम जानती हूँ, इसलिए मैं अपना गुजारा कर सकूँ, जिससे दोस्तों बुआ उसकी एक सिलाई मशीन ला देती है और वहीं पर पास में एक दुकान ले लेती है और उसी में वो सिलाई करने लग जाती है। दोस्तों धीरे धीरे सिलाई का काम अच्छा चलने लगता है। उसके बाद में एक और वो मशीन बढ़ा लेती है और दोस्तों उसी तरह एक और विधवा औरत होती है, उससे वो काम कराने लगती है। दोस्तों काम अच्छा चलने लगता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह वो बढ़ाते बढ़ाते कई सारी मशीनें बढ़ा लेती है। और इसी तरह की जो मजबूर और महिलाएं जैसे कि विधवा महिला होती हैं दोस्तों, इधर उधर से आई हुई सताई हुई महिलाएं होती, उनको काम दे देती है। दोस्तों कहें तो एक तरह से अब उसकी कंपनी चलने लगी, बड़ी बड़ी कंपनी से उसके पास ऑर्डर आने लगे सिलाई के, उसका कारोबार अच्छा फल फूल गया और दोस्तों अच्छे पैसे कमाने लगी। उसकी दोस्तों जब वो शादी हुई थी उसकी, तो उसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और जब वो बुआ के घर पे आ जाती है तो उसकी एक बेटी हो जाती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है और बीतते बीतते 5 साल गुजर जाते हैं। उसकी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन वो करा देती है, जिससे बस आया करती थी उसको ले जाया करती थी। एक दिन किसी कारणवश वो बस नहीं आ पाई तो वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्वयं जाती है, तो एक सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही होती। दोस्तों एक ऑटो आता है, रुकता है, तो वो कहती है कि भैया मुझे इस स्कूल पे जाना है, तो ऑटो वाला कहता है ठीक है बैठो। तो उसके बाद में रेखा और उसकी बेटी बैठते हैं उस ऑटो में स्कूल जाने के लिए। और दोस्तों स्कूल पर जब पहुंच जाते हैं तो रेखा पूछती भैया कितने पैसे हुए। जैसे ही वो पैसे बताता है तो उसे लगता है कि वो आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी है। जैसे ही वो देखती है तो कहती सुरेश तुम। दोस्तों सुरेश जैसे ही देखता है तो वो भी रेखा को पहचान जाता है। रेखा कहती है तुम तो एक बिजनेसमैन थे। दोस्तों सुरेश उसका पति ही होता है वो। उसके बाद में रेखा कहती तुम तो बिजनेसमैन थे और आज तुम ऑटो चला रहे, ये सब कैसे हुआ। सुरेश कहता है कि मेरी शादी तुमसे जब हुई थी और उसके बाद तुम मुझे तलाक देके वहाँ से चली आई, उसके बाद में मैं और ज़्यादा दारू पीने लगा। उस दारू पीने के साथ साथ मैं जुआ भी खेलने लगा और अपने कारोबार पर जो ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे कारोबार कम होता गया और इधर मैं जुए में पैसे भी हार गया और दारू पीने की वजह से मेरा घर मकान कारोबार सब बिक गया। उसके बाद में रेखा पूछती है कि जो माँ जी थी उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, कैसी हैं। तो सुरेश कहता है जब ये सब मेरे साथ हुआ तो माँ जी को सदमा बैठ गया और उनका देहांत हो गया, वो ख़त्म हो गई। सुरेश की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो रेखा के बारे में पूछता है तो रेखा कहते मेरी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने एक मशीन लगाई और धीरे धीरे मशीनें बढ़ती गई। मेरी तरह जो और भी मजबूर महिलाएं हैं वो काम करती हैं और मेरा काम अच्छा चलता है। बड़ी बड़ी कंपनी से हमारे ऑर्डर आते हैं, हम उनके पीस बनाते हैं, अच्छा काम चल रहा है। सुरेश उसे देखता है और मन ही मन में सोचता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको छोड़ करके, लेकिन दोस्तों क्या ही है। सुरेश उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जाती की, लेकिन मैंने अब दारू छोड़ दी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो सुरेश जब इस तरह कहता है तो रेखा जो होती है, रेखा कहती है कि तुमने मुझे जानवरों से बदतर रखा, कभी दो प्यार की बात नहीं किए और मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं, लेकिन मेरा अब इतनी सारी जो महिलाएं हैं मेरे साथ जो काम कर रही हैं वो भी मजबूर हैं। अगर मैं चली गई, ये जो मेरी सिलाई की एक तरह से कंपनी कह सकते, फैक्ट्री कह सकते, ये बंद हो जाएगी और इतनी सारी महिलाएं फिर से बेघर बेरोजगार हो जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जो तुमने किया उसे अब तुम भुगतो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और दोबारा कभी मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना। और ये जो खड़ी है ये तुम्हारी ही बेटी है, जब हम तुम साथ थे तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और अपनी बुआ के यहाँ जाके मैंने इस बच्ची को जन्म दिया। दोस्तों इस तरह की वो बात जब बताती है तो जो सुरेश होता है बहुत ज़्यादा रोता है, बार बार माफ़ी मांगता और रेखा के पैरों से पड़ जाता है। कहता है एक बार मौका मुझे तुम दो, अगर मैं दोबारा कभी ऐसा करूं तो ज़िंदगी में मुझे साथ मत रखना। दोस्तों रेखा कहती है कि अब मैं मौका नहीं दे सकती, मैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हूँ और मैं अकेला जीना सीख गई हूँ, तुम जा सकते हो और मैंने तुम्हारे किराए के पैसे दे दिए। दोस्तों इतना कहती है रेखा और वहां से चली जाती है और सुरेश मन ही मन में शर्मसार हो जाता है, उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं और वो अपने करे पे बहुत ज्यादा पछताता है। दोस्तों रेखा जो होती है सुरेश को नहीं अपनाती और वहां से चली जाती है, क्योंकि
उसके सामने मजबूरी थी, अगर वो सुरेश को अपना लेती तो उसको सुरेश के साथ रहना पड़ता और उसके बाद में जो उसका काम था वो बंद हो जाता और जो उस तरह और मजबूर महिलाएं थी वो बेबस हो जाती और बेरोजगार हो जाती। इसलिए रेखा ने अपने पति को छोड़ करके, यानी छोड़ तो पहले ही दिया था, उसे नहीं अपनाया, उन महिलाओं की तरफ देखा और अपना जीवन यापन जैसे कर रही तो वैसे ही करती रही। दोस्तों, क्या रेखा ने सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।